नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, और थंबनेल आप देख ही रहे होंगे, इस पे लिखा युवक अच्छा उत्तर कैसे लिखे। तो इस सीरीज का उद्देश्य मेरा यही है कि जो आप लोग मुख्य परीक्षा को लेकर के आपके मन में एक डर है और आंसर राइटिंग को लेकर के कि कैसे शुरू किया जाए, कैसे भूमिका लिखी जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, बीच का पार्ट कैसे लिखा जाता है, तो वो सारा अब है। आप 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, तो यहाँ न केवल आपको एक प्रश्न का मॉडल उत्तर मिलेगा, साथ ही साथ वो डर भी जाएगा। और अगर आप निरंतर वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी होती रहेगी। प्रश्न आज हमारा है जीएस के प्रश्न पत्र 3 से। प्रश्न ये है कि भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? पहला, और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है। कृषि देखिए, आपके चाहे यूपीएससी वाले बच्चे हो चाहे स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हो, एग्रीकल्चर जो है वो कमीशन का पेट टॉपिक होता है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। क्योंकि 12 अंक का प्रश्न है तो 2 डायमेंशंस में प्रश्न है। एक तो निम्न उत्पादकता के लिए कारण बताना, और इन उत्पादकता को जो है कैसे निम्न से उच्च किया जाए, मतलब उसको बढ़ाया कैसे जाए, उसको लिए भी आपको सुझाव देने हैं, मतलब बताने हैं, मतलब क्या उपाय किए जा सकते हैं। 12 अंक का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 5 बजे मेंस आंसर राइटिंग के तहत हम जो है इसी तरीके का प्रयास करते हैं। तो वैसे में ये 3 दिन तो जरूर चैनल पे बने रहिए, और जो अतिरिक्त हम करंट अफेयर्स को लेकर के चीज़ें बताते हैं तो थोड़ा उसे भी आप लोग देख लिया करिए। कारण ये है कि वो सब भी आपकी परीक्षा से ही संबंधित चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमारा कहीं से ये उद्देश्य या नहीं होता या मंतव्य नहीं है कि हम आपका 1 मिनट भी बेकार करें, मतलब गलती से भी वो बेकार ना हो, क्योंकि हम आपके समय की कीमत समझ रहे हैं। लेकिन वो सब भी, कोई भी ऐसा टॉपिक हम नहीं बताते हैं कि केवल गप करने के लिए या व्यूज पाने के लिए। जो बहुत ऑथेंटिक न्यूज होती है कभी कभी वो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, वो भी जब जब आप लोग का बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगता है तब। नहीं तो जनरली हम इस सब चीज़ों से बचते हैं। हमको लगता है कि ये सब तो बहुत से चैनल के लोग बताते ही रहते हैं, हम यहाँ केवल अपनी तैयारी तक ही सीमित रखें। तो आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, 2 बैचेस संस्थान चला रहा है, एक तो शून्य से शिखर और अब के बाद मेंस पार, ये दोनों जो है मुख्य परीक्षा को लेकर के हैं। और संस्थान ने एक नया परिवर्तन किया है अपने बैचेज में। अब हिंदी को एक अलग ही जो है वो सेपरेट पेपर बना दिया गया है। सेपरेट पेपर इसलिए बना दिया गया क्योंकि हिंदी की जो बढ़ती डिमांड है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आरओ हो, बीईओ हो, कहीं भी होगा, देखिए हिंदी तो आना तय है। बिना हिंदी पढ़े काम नहीं चलेगा, निबंध पढ़े काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में हिंदी निबंध की हमारी अलग से कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का विद्यार्थी हो जुड़ सकता है। इन फैक्ट कि यूपीएससी का भी विद्यार्थी, जो आईएएस वाले बच्चे हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, इसका लाभ उठाएं। और जो हमारा मेंस बैच है, तो शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए होता है जो 2026 पीसीएस या 27 के लिए कमिटेड हैं या उनको देना है। और जो अब की बार में सॉरी, जो अब की बार मेंस पार बैच है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो ये एकदम टारगेटेड बैच होता है और इसे बहुत कम समय में बहुत गतिशीलता से इसे ख़त्म किया जाता है। तो आप लोग जिसके लिए भी अपने आप को उपयोगी समझें, जुड़े, इसका लाभ उठाएं। प्रश्न एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं कि भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 54.6% आबादी, मतलब 55% तक की आबादी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से लगी हुई है। तो अगर आपने लिखा ना कि इसकी एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जनरली बच्चे यहीं तक लिख देते हैं, उनको लगता है काम हो गया, लेकिन यहाँ तक लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ फैक्चुअल आंकड़ा नहीं देंगे, डाटा नहीं देंगे। डाटा आपने 2011 की जनगणना को उठाया, उसमें ये था कि जो हमारे देश की 54.6% आबादी है वो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से लगी हुई है। जबकि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23
है उसके अनुसार क्या है कि भारत की जो 47% आबादी कृषि पर निर्भर है। तो आपने दो डाटा यहाँ बताया, जनगणना 2011 का और फिर जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 का, तब जा करके आपका ये दावा कि इसकी एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है फुलफिल होता है। और जब आप इस तरीके के अप्रोच के साथ लिखेंगे तब लग जाएगा परीक्षक को कि नहीं, बच्चा केवल कहानी नहीं जान रहा। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर पे लिखना है, एग्रीकल्चर पे तो आपको कहानी सबको पता है, पीटी पास किए हुए आप लोग हैं, या आप चूंकि मुख्य परीक्षा बैच से जुड़ रहे हैं तो आपने पीटी में बहुत चीज़ें पढ़ रखा है। लेकिन जब तक आप अपने कोई भी यदि आप दावा कर रहे हैं तो जब तक आप उसके पीछे का प्रमाण नहीं देंगे, तब तक अगर आप ये सोचें कि आपका जो है वो आपकी चीज़ें वो सही हो जाएंगी, आप बिना उसके जो है अंक पा जाएंगे, तो ये आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रमाण देने ही होंगे। हालांकि इसकी जीडीपी में वर्तमान हिस्सेदारी जो 18% के करीब है। मतलब सोचिए जनसंख्या हमारी वर्तमान में 47%, अगर 2022-23 का ही हम आंकड़ा लेते हैं आर्थिक समीक्षा का, तो 47% आबादी हमारी इसमें लगी हुई है, और वो जो राष्ट्रीय आय है उसमें हिस्सेदारी कितना करती है, मात्र 18% की। तो कायदे से तो आधा होना चाहिए, या 30% 35% तक तो एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन जीडीपी में इसकी भूमिका बहुत कम है। तो यानी कि जो इसकी क्या है, निम्न उत्पादकता को दर्शाते हैं। मतलब जो है एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं वो घाटे का सौदा है, या उस तरीके का मुनाफा नहीं हो रहा है। जो लोग इसमें जुड़े हैं उनकी आय में उस तरीके की वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि जीडीपी में जो है इनका बहुत ही छोटा योगदान है। 18% योगदान इतनी बड़ी आबादी का तो छोटा ही माना जाएगा। तो अब वही है कि निम्न उत्पादकता के कारण, देखिए आपने भूमिका में ही अब बीच के जो दिया उसमें लास्ट में आप उतर गए अपने बीच के पार्ट पे। तो सबसे क्या है कि खंडित एवं छोटे जोतों का आकार जो इसकी निम्न उत्पादकता का कारण है हमारी एग्रीकल्चर के, कि हमारे पास क्या है कि टुकड़े टुकड़ों में जो है खेत हैं, और वो भी खेत के हैं बहुत छोटे आकार के हैं, कि वहाँ सही मायने में जो कृषि से संबंधित जो डेवलपमेंट हुआ है, और विशेषकर यांत्रिकरण का मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं उनका प्रयोग कहाँ होगा, बड़े बड़े खेतों में हो सकता है, जहाँ जोतों का आकार बड़ा हो, तो वहाँ तो उनको सहजता से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अब आपका 2 बिस्से का खेत है, तो वहाँ कौन सा आप हार्वेस्टर लेके चले जाएंगे, या तो उस तरीके का लाभ नहीं हो रहा है। और वर्तमान में क्या है कि हम 85% से अधिक किसान सीमांत और लघु हैं हमारे देश में। तो सबसे बड़ी सीमा ये है कि जो 85% किसान हैं वो सीमांत और लघु हैं, और सीमांत और लघु होने के कारण से उनका जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है वो कैसी है, वो निर्वाह मूलक है, कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं केवल अपने भरण पोषण के लिए, उससे वो कुछ लाभ नहीं पा रहे हैं। तो देख, और वैसे अगर देखा जाए तो जो जीडीपी में जो हिस्सेदारी है वो केवल 15% किसानों की है। जो 18% हमको दिख रहा है योगदान, तो केवल 15% किसानों की है। बाकी तो और लोगों का तो वो तो निर्वाह मूलक कृषि पर ही वो डिपेंड है पूरी तरीके से। फिर दूसरी जो निम्न उत्पादकता का कारण है कि मानसून पर निर्भरता। अधिकांश कृषि हिस्सा मानसून पर निर्भर है, जो बहु फसल कृषि पद्धति को सीमित करती है। आज भी क्या है कि हमारे यहाँ जब वर्षा अच्छी होती है तो जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि रबी की फसल खरीफ की फसल ठीक ठाक, मतलब खरीफ की फसल के लिए वर्षा ठीक ठाक होनी चाहिए, तो वो अच्छी फसल होगी खरीफ की। मतलब खरीफ मतलब जो धान जिसमें बोया जाता है। और रबी के सीजन में भी अगर 1-2 सिंचाई मतलब जाड़े में अच्छी वर्षा हो गई तो मतलब वो अच्छा माना जाता है। उससे किसानों का एक तो जो सिंचाई में पैसा लागत कम आ जाती है, भाई एक प्राकृतिक तरीके से इंद्र भगवान प्रसन्न होकर बारिश कर दें, इससे बेहतर क्या है। और नहीं तो फिर सिंचाई में एक बहुत ज़्यादा किसानों का व्यय होता है, और जब किसानों का व्यय अधिक होगा तो कास्ट की मतलब जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी, और ऐसे में प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो उपभोग कम होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो एक चक्र ही रहता है। उदाहरण के लिए भारत में लगभग 50 से 60% कृषि भूमि अभी भी क्या है कि पूरी तरीके से मानसून की वर्षा पर ही निर्भर है। ये स्थिति तब है जब हम आज़ादी के इतने साल में पहुंच गए हैं, और अभी भी हमारे जो एग्रीकल्चर से उनका 50 से 60% भाग जो है
मानसून पे ही निर्भर है। मतलब जो कहा जाता है ना कि भारतीय कृषि मानसून पे आधारित एक जुआ है, मानसून अच्छा तो कृषि अच्छा, नहीं तो फिर सब सत्यानाश। तो वही वाली स्थिति है कि भाई 50 से 60% तक की स्थिति है। प्रौद्योगिकी अपनाने में शिथिलता, तो गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, जीपीएस, ड्रोन एवं उन्नत सिंचाई तकनीकों को न अपनाने से पैदावार में वृद्धि नहीं होती है। तो वही है, अब आप ऐसे सोचिए कि 85% किसान हमारे छोटे और सीमांत हैं, और उनका एग्रीकल्चर पे वो कैसी एग्रीकल्चर करे तो निर्वाह मूलक करने की, मतलब अपने भरण पोषण के लिए अन्नों का उत्पादन करें, उससे ज़्यादा उनके पास संभावना भी नहीं है। क्यों नहीं संभावना है? एक तो उनके जोतों का आकार छोटा है, उनके पास वित्त की कमी है। भाई अगर मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की बात चलिए ठीक है, निःशुल्क है, लेकिन किसान उतना अवेयर तो वहाँ तक जा तो सके मिट्टी को लेकर के। फिर जीपीएस का प्रयोग कौन करेगा, या ड्रोन और उन्नत तकनीक का प्रयोग अगर किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, तो ये बड़े किसान ही कर पा रहे हैं। और बड़े किसान कितना है? 15% है। 85% तो हमारे पास छोटे किसान हैं। तो ये भी है कि भाई एक बड़ा वर्ग जो है इन तकनीकों से परिचित ही नहीं है, या परिचित भी है तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और केवल 15% ही लोग इसका उपयोग कर पा रहे हैं। फिर सीमित अनुसंधान एवं विकास, एक बड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी आबादी इस पे इन्वॉल्व है, और आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं उनका सबका यही है कि भाई हम कृषि को जो है बहुत उन्नत स्थिति में लाएंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे। लेकिन उस दिशा में जो बेसिक सुधार होने चाहिए वो हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किसानों की आय आप रुपया दे के तो दुगना कर नहीं सकते। उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, उस प्रोडक्शन पे उनको कीमत अच्छी मिलने लगे, वो तभी हो सकता है। और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा कि जब एग्रीकल्चर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें हों। और रिसर्च और डेवलपमेंट पे हम अभी अपनी जीडीपी का कितना खर्चा कर रहे हैं? मात्र 0.33%। जबकि अगर एग्रीकल्चर पे हम अगर 1 रुपये का निवेश करते हैं तो उसका लाभ कितना होता है? 14 रुपये का होता है। यही यहाँ दिखा रहे हैं कि कृषि अनुसंधान में निवेश किया गया रुपया, अगर 1 रुपया हम निवेश करेंगे तो 14 रुपये का लाभ देगा। फिर भी इसमें निवेश हेतु आवंटन ही नहीं है। तो ये है कि एक तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, फिर इसमें निवेश भी नहीं कर रहे हैं। सरकारें उस तरीके का निवेश नहीं करें। अगर सरकारें इस पर ठीक ठाक निवेश कर देती, मतलब वेयर हाउस बना देती, आधारभूत संरचनाओं का विकास कर देती, बहुत से इक्विपमेंट्स जो हैं जो छोटे किसान नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें फ्री में दे दिया जाता। कुछ हद तक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसे और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो भले छोटे और सीमांत किसान हैं, वो अपने बहुत कम छोटे भूमि पर ही ऑर्गेनिक तरीके से या बागवानी कृषि करके काफ़ी लाभ ले सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकारों की शिथिलता इस दिशा में किसानों के लिए और भारतीय कृषि के लिए, दोनों के लिए अहितकारी हो रही हैं। फिर सीमित बाजार और अपर्याप्त भंडारण सुविधा, इसके कारण कृषकों को अपने परिश्रम का उचित लाभ ही नहीं मिल पाता, क्योंकि किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर किसे बेचनी पड़ती है? बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास जो है भाई एक तो हम सीमित बाजार है, और दूसरी चीज़ बाजार भी ज़िले में कहीं एक जगह है। छोटा किसान सोचेगा कहाँ उतना दूर बेचने जाएंगे, जितना जाएंगे उससे ज़्यादा तो हमारी लागत लग जाएगी। तो औने पौने दाम पे इसी बिचौलियों को बेच देता है, जो घर से ही उसका अनाज उठा ले जाते हैं और तत्काल उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन अगर वही उसकी व्यवस्था हो कि भाई आप ऐसे सोचिए कि कोई किसान गेहूं की कृषि किया, और गेहूं कटने के बाद अब अगर उसके भंडारण की उसके पास व्यवस्था हो जाए कि हम इस गेहूं को भंडारित करते हैं, या और भी जो क्रॉप होते हैं, उन आलू की खेती अभी अभी आलू का सीजन है, खूब खुदाई हो रही है, आलू बहुत सस्ता है। एक समय के बाद यही आलू 40 रुपये किलो हो जाएगा, अभी आलू 10 रुपये किलो मिल रहा है। तो अगर किसान उस आलू को होल्ड करके रख सके लंबे समय तक, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ऐसी सुविधा उससे मिल जाए, तो उसे 25-30 रुपये तक की आय हो सकती है, जो उसको नहीं होती। क्योंकि आलू या जो भी कृषि फसलें होती है कच्चे सौदे होते हैं, अगर इनको प्रॉपर तरीके से इनका भंडारण नहीं किया गया तो ये खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है किसान? जैसे ही उसकी खुदाई उदाई होती है वो बेच बाच के ख़त्म करता है, और जो भी औने पौना दाम पाता है उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है। भारत की भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का लगभग 10% को ही कवर करती है। मतलब इतना महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब इसको मैं पढ़ा तो मुझे भी लगा कि सोचिए
कि किसानों के साथ या एग्रीकल्चर जो हमारा बोन है उस दिशा में सही मायने में हमने अभी तक सार्थक प्रयास ही नहीं किए हैं। और ये तभी संभव है कि जब आप इसकी गंभीरता को समझें। इतनी बड़ी आबादी हमारी इन्वॉल्व है और कायदे से तो सही बताएं तो हमको इसी क्षेत्र को डेवलप करना चाहिए था, क्योंकि ये क्षेत्र यदि डेवलप हो जाता तो सेकेंडरी टर्सरी क्षेत्र तो स्वतः डेवलप हो जाते हैं। भाई अगर आप एक बहुत बड़ी आबादी को सुरक्षित कर ले गए तो उसके बाद जो पढ़ी लिखी आबादी वो तो हो ही जाएगी, जो स्किल्ड आबादी वो तो हो ही जाएगी। समस्या वही है कि जो नॉन स्किल्ड है और सारे यही हैं। तो अब जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं केवल उनके 10% को भंडारण करने की क्षमता हमारे पास है, बाकी 90% हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो उत्पादन है क्रॉप का, वो भंडारण के अभाव में है। इसीलिए जो है उसमें से बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे जो भंडारण जो 10% किए भी जाते हैं उन्हें भी सुनियोजित तरीके से सड़ा उड़ा दिया जाता है ताकि फिर उसका एक अलग ही मार्केट किया जा सके। कुछ साल पहले तक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सब चीज़ें बहुत होती थी कि सरकारी गोदाम में गेहूं सड़ गया। अब गेहूं सड़ गया तो वो अलग मैटर है कि उसका बाद में वो बियर इंडस्ट्री में उसका प्रयोग करवा देंगे, वो जान करके चीज़ें हो जाती थी। तो ये सब कमियां रही हैं। फिर मृदा क्षरण अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मृदा के पोषक तत्वों का अत्यधिक दोहन और कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण उपयोग दोनों ने ही मृदा के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपने हरित क्रांति वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, तो वहाँ मैंने इसको बताया किस तरीके से जो हरित क्रांति के तहत हमने प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध जो है क्या है उर्वरकों का प्रयोग किए, कीटनाशकों का प्रयोग किए। तो इससे क्या है कि मृदा प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ और फिर फाइनली हम प्रदूषित हुए। क्योंकि भाई मृदा प्रदूषित हुई तो अन्न हमारा प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हुआ तो जब अन्न जला हम ग्रहण किए तो हम प्रदूषित हुए, तो पूरे एक साइकिल ही चल गया। और इसी कारण से आज देखिए कि पंजाब और हरियाणा, मतलब पंजाब में तो कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले निकल करके आ रहे हैं और कमोबेश से धीरे धीरे पूरे भारत में निकल के आएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है दूषित अनाजों का सेवन कर रहे हैं। अब अगर वो आप उदाहरण देखेंगे जो NPK का, जो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम का जो अनुमान होता है, मतलब जो आदर्श स्थिति होती है NPK का क्या होता है 4:2:1। वर्तमान में इसका जो बढ़ करके 4 से 7.7 हो गया है। 2 का जो P है उसका कितना हो गया है 7.3 हो गया है, नहीं सॉरी 4 का 7.7 हो गया, 2 का 3.1 हो गया है बढ़ करके, और 1 का तो खैर 1 है। तो ये चीज़ें मतलब अगर इस लेवल पे बढ़ गई हैं, नाइट्रोजन इतना ज़्यादा हम बढ़ा करके उसका उपयोग कर ले रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान तो होना ही है। मतलब भारत में कृषिगत उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, तो अभी तक आप लोगों ने प्रश्न का एक पार्ट देखा कि भाई क्या क्या सम्मिलित कारण थे जिससे चीज़ें इतनी ज़्यादा निम्न उत्पादकता रही। अब उत्पादकता बढ़ाए कैसे जाए, तो सबसे पहला कि उच्च मूल्य वाली कृषि फसलों को बढ़ावा दिया जाए, कि मतलब लघु एवं सीमांत किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों, बागवानी और समृद्ध गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जैसे मैंने पीछे ही बताया कि भाई अगर छोटा किसान है तो वो निर्वाह मूलक कृषि को ना करे, गेहूं चावल का प्रोडक्शन ना करे, वो पुष्पों की खेती कर ले, वो औषधीय पौधों की खेती करे या फिर बागवानी कृषि करे। कम भूमि में उसको अधिक लाभ मिलेगा और गेहूं चावल तो फिर मार्केट से खरीद भी सकता है। फिर निवेश एवं अवसंरचना के विकास को बढ़ाना, कोल्ड चैन, पैक हाउस, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक में निवेश को बढ़ावा दिया जाए ताकि नुकसान को कम किया जा सके और किसानों को उनकी उपज को बेहतर बनाया जा सके। मतलब इसमें ये है कि जो भंडारण क्षमता हमारी केवल 10% की है, अगर उसको बढ़ा करके 90% तक कर दिया जाए, तो सोचिए कि अगर जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रहेंगे। फिर अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ाना, कि मतलब जो अभी GDP का हम मात्र 0.33% खर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम इसे 1% तक तो ज़रूर लाया जाए। और अगर इतना ही लाएंगे तो मैंने पीछे बताया है ये कि अगर आप 1 रुपये का एग्रीकल्चर में निवेश करते हैं तो आपको 14 रुपये का लाभ होता है। तो सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा कि 1 रुपया निवेश करिए 14 रुपये आप पाइए।
फिर जोखिम और आय सुरक्षा, तो फसल बीमा मूल्य समर्थन बढ़ाकर कृषकों को न केवल जोखिम को कम किया जाए बल्कि इनकी आय को भी स्थिर किया जाए। तो भाई कृषकों के समय साथ एक बड़ी समस्या है कि भाई बाढ़ सूखा की स्थिति में भाई भारतीय कृषि क्या है, मानसून पर आधारित एक जुआ है, क्योंकि अभी भी हमारी 50 से 60% कृषि इसी पर निर्भर है, मानसून पर। तो अगर मानसून अच्छा हुआ तब तो ठीक है, अगर खराब हुआ तब किसान, एक तो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी स्थिति और डमाडोल। तो उन्हें जो है फसल बीमा के तहत लाया जाए, और ये जो फसल बीमा जो सरकार जो चला रही है, तो इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता और इसे और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। मतलब किसानों को कम से कम यहाँ बरकलाया ना जाए, मतलब उन्हें बेवकूफ़ ना बनाया जाए। बहुत ही दयनीय स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो किसानों को भी सोचना चाहिए कि हमारे ही अपने लोग हैं, तो जो नीतियां हैं वो पारदर्शी तरीके से की जाए, जो बीमा कंपनियां हैं उन पे पर्याप्त अंकुश लगे। मतलब आश्चर्य होता है कि आपके पास 2 बीघा है, वो भी खत्म हो गया और आपको मुआवजा 400 रुपये का चेक मिल रहा है। अगर बैंक आपका जिला मुख्यालय पे है तो उतना तो आपका आने जाने में खर्चा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, मतलब वो थोड़ा रेशनल तरीके से हो। फिर किसान उत्पादक जो संगठन है उनको मजबूत किया जाए। मतलब ये जो किसान नेता है और जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, इनकी मजबूती की बात हम नहीं करें, इनको तो खैर राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हम उनकी मजबूती करें जो वास्तविक किसानों के मुद्दे को लेकर के संघर्षरत होते हैं। अगर वो मजबूत स्थिति में रहेंगे तो एक दबाव समूह की तरह काम करेंगे और कृषकों के हित में ज़्यादा अनुकूल और प्रभावशाली नीतियां बना सकेंगे। ठीक है। फिर सतत और स्मार्ट खेती को बढ़ावा दिया जाए, कि बागवानी और जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, औषधीय कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके के प्रयास हो सकते हैं। जैसे सिक्किम का पूरी तरीके से जैविक रूपांतरण, वहाँ से 66,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मतलब सिक्किम क्या है कि हमारा जो है जैविक राज्य बन गया है, और वहाँ के जैविक राज्य होने की वजह से 66,000 किसान डायरेक्ट लाभ की स्थिति में रहे। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है तो वो शुद्ध खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई पैसा ठीक ठाक है तो उपभोग तभी हम कर पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन लंबा रहेगा। और जीवन लंबा तभी रह सकता है, हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं कि जब हम अपने शरीर रूपी इंजन में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करेंगे। ईंधन मतलब वही खाद्य पदार्थ। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि भले जो जैविक रूप से तैयार किए गए जो एग्रीकल्चर की वस्तुएं हैं वो कॉस्टली होती है, फिर भी लोग उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा हो गया है इतना कि मतलब, और कम भी है तब भी लोग स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि स्वास्थ्य है। क्योंकि अगर आज हम खाने में पैसा बचाएं और किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आए तो समझ लीजिए कि जो भी आपने खाने में बचाया है वो उधर लग जाएगा। तो सबसे पहले खा पी करके यहाँ चारवाक दर्शन को अपनाइए कि खाओ पियो मौज करो। तो पहले तो खाओ आराम से, और पीने की तरफ तो हम नहीं कहेंगे, पानी वानी पीजिए, और पेय पदार्थ की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, वही है कि भाई जो सॉयल हेल्थ की बात है कि भाई इनका समय समय पर परीक्षण होता रहे, और ये ऐसा नहीं कि बस कागजों में होता रहे, वास्तविक रूप से इनका परीक्षण करें। और बेहतर तो ये है कि जो मृदा स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं वो रेगुलर, मतलब हर 4 महीने पे वो गांव-गांव जा कर के खुद ही कर डालें टेस्ट, वहाँ से निकाल के ले आएँ। तो किसानों को अगर आने जाने से राहत मिलेगी तो और ही ज़्यादा अच्छा है। और ये किया जा सकता है, जैसे भाई अगर आप जनगणना करा सकते हैं और तमाम चीज़ें करा सकते हैं अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से, तो मृदा का परीक्षण क्यों नहीं करा सकते। और ये कराना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके लाभ से ना रिमोट एरिया के जो किसान हैं वो वंचित हैं। वो पहली बात तो जाना ही नहीं चाहते, उनको लगता है। और इससे क्या है कि उनके फसल का पैटर्न प्रभावित हो रहा। हो सकता है कि उनकी मृदा में गेहूं उतना बढ़िया ना होता, चावल अच्छा होता, या अन्य फसलों के लिए मृदा ज़्यादा अनुकूल होती, पता नहीं है, वो अपने हिसाब से बोते जा रहे हैं। लेकिन अगर एक बार उनकी मृदा का परीक्षण हो जाए, किस मतलब उर्वरक की कमी है, किसकी अधिकता है, अब वो तो एक अनुपात में सब डालते जा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें यूरिया की ज़रूरत ही कम हो, तो फास्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मृदा स्वास्थ्य जो परीक्षण है वो अगर सरकारी कर्मचारी द्वारा गांव स्तर पे लाके किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा।
फिर फसल में विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि विविधीकरण से क्या होगा कि मृदा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जो आपका ये खाद्य बास्केट है वो भी भरा रहेगा। मतलब ये नहीं है कि बस आप जो है कुछ ही फसलों की तरफ आप प्रोडक्शन कर रहे हो। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जो किसान है वो कुछ फसलों तक सीमित होते जा रहा है। हम ही लोग जब बचपन में थे, हमारे यहाँ खेत में कोई ऐसा फसल नहीं था, मतलब तिलहन, दलहन, गन्ना, चावल, गेहूँ, आलू, सरसों, इनफैक्ट कि लहसुन, प्याज, कुछ भी ऐसा नहीं था जो बोया ना जाता हो, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो खरीदा जाता हो मार्केट से, सब घर पे ही उपजाऊ। अब स्थिति क्या है कि अब बस धान, गेहूं और गन्ना तक चीज़ें सीमित हो गई हैं। पहले अरहर इतनी ज़्यादा मात्रा में बोई जाती थी, अब अरहर हम अपने क्षेत्र में देख ही नहीं पाते हैं कि कहाँ बोई जा रही है। तो ये चीज़ें ना हो, मतलब फसल में विविधता बनी रहे, मतलब हर फसलों का प्रोडक्शन होता रहे, क्योंकि एक दो फसलों में अगर हम विकास भी कर लेंगे तो समावेशी विकास नहीं होगा और हमारे खाद्य ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। तो ये सारे जो है सम्मिलित प्रयास किए जाने चाहिए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में निम्न उत्पादकता के पीछे कई कारण उत्तरदायी हैं, जिनका समाधान करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। सुखद यह है कि इस दिशा में सरकार गंभीर प्रयास करती दिख रही है। तो आप बता रहे हैं कि भाई समस्याएं तो हैं और सरकार प्रयास भी कर रही है और सुखद प्रयास कर रही है, धीरे धीरे चीज़ें निकल करके आ रही है, लेकिन अभी और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। फिलहाल रिसर्च और डेवलपमेंट पे जीडीपी का 1% किया जाए, और जो हमारा जो भंडारण क्षमता अभी जो हम 10% पे हैं, एटलीस्ट उसे कम से कम बढ़ा करके 50% तक तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी लाया जाए उतने ही जल्दी वो सही रहेगा। तो ये आपके प्रश्न का पार्ट था और बहुत अच्छा प्रश्न था। थोड़ा सा यहाँ हम बहुत डिटेल से बोले भी, तो देखिए जो पॉइंट यहाँ लिखा रहता है स्क्रीन पे वो तो आपको दिखता है, लेकिन जो हम बोलते हैं वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो आप दोनों को रिलेट करके चीज़ों को करिएगा, तब आप जो है परीक्षा में इसको कर पाएंगे। और वीडियो एक बार से काम नहीं चलेगा, तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और अब की बार मेंस पार शून्य से शिखर बैच और हिंदी, हमारा हिंदी और निबंध का स्पेशल बैच, और आपको इसी तरीके से प्रश्न दिया जाता है, आप लिख करके दिखाते हैं, डेली आपको दिया जाता है और ये प्रत्येक बैच में होता है। आपका ऐसे ही मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। आपको 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, तो कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर हम यहीं तक नहीं रोकेंगे, आपको फिर मॉडल आंसर भी देते हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक टॉपिक से होगा और करीब 750 प्रश्नों का मॉडल आंसर होगा। मतलब इतना आप करके जाएंगे तो सोचिए आप कितने बेहतर स्थिति में रहेंगे। न तो कोई आपका महत्वपूर्ण पीवाईक्यू छूटेगा, न तो संभावित प्रश्न। और अगर इतना आप करके गए तो आप जो है मुख्य परीक्षा में अगर आप केवल हमारे PDF को ही देख के कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपको, अगर हम तो 70-75% तक का दावा करते, लेकिन किसी पेपर में आपको 85% तक भी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम है @ तो अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। समृद्धि IAS का टेलीग्राम है। फिर एक है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है। तो ये सारे लिंक्स, सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, बेहद फ्रूटफुल हैं। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।